नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हमारी फसल विज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारी एक महत्वपूर्ण फसल गन्ना रहेगी। इससे संबंधित 1 या 2 नंबर का आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक करके बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों का सार है दोस्तों, तो इसको अंत तक देखिए, आप समझ पाएंगे कि आपके लिए कितना ज़रूरी साबित हो सकता है। तो एक एक करके हम सभी लोग जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसका कुल क्या है गन्ना का। तो गन्ना का कुल दोस्तों ग्रैमिनी, और गन्ना का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो सैकेरम ऑफिसेनेरम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम सैकेरम ऑफिसेनेरम। क्योंकि कभी कभी सीधे तौर पर यह पूछ लेता है कि निम्नलिखित फसल का कौन सा एक वानस्पतिक नेम का नाम है, तो आपको साइंटिफिक नेम भी आपको याद करते हुए चलना है। अब एक एक करके बिंदुओं पर बात करते हैं। गन्ना, जिसे शुगरकेन भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो सरकारा शब्द से लिया गया। यह संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो सरकारा शब्द से लिया गया। चीनी उद्योग का कृषि पर आधारित उद्योगों में टेक्सटाइल उद्योग के बाद दूसरा स्थान है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। विश्व में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व स्तर पर गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो ब्राज़ील प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद जो भारत हमारा देश है वह किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो गन्ना उत्पादन की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। फिर उसके बाद कहाँ होता है? भारत में होता है। तो विश्व में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम तथा भारत दूसरे स्थान पर। भारत में गन्ना उत्पादन में, भारत की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, वहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि गन्ने की उत्पादकता की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान। गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य की सर्वाधिक उत्पादकता है। जबकि भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा महाराष्ट्र राज्य का दूसरा स्थान है। और अगर आपसे उत्पादकता पूछी जाती है तो तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इन सबको आपको याद करते हुए चलना है। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो कहा जाता है या फिर ओपन पेनिकल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। जबकि गन्ने के अगर हम पुष्पक्रम की बात करें, इसे एरो, आमतौर पर एरो या फिर ओपन पेनिकल कहा जाता है। इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, गन्ने की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको आमतौर पर सैकेरम ऑफिसेनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस में और इसकी कुछ जंगली प्रजातियों के रूप में इसको विभाजित किया जा सकता है। अब एक एक करके इसके बिंदुओं की बात करते हैं। पहला हमारा बिंदु क्या है? पहला वर्गीकरण कौन सा है? सैकेरम ऑफिसेनेरम है। तो इसे आमतौर पर दोस्तों नोबेल केन व फिर ट्रॉपिकल गन्ना भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल गन्ना किसे कहा जाता है, और आपके उदाहरण दे दिए जाएँ। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपको विकल्प दे दिए जाए, सैकेरम ऑफिसेनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सैकेरम ऑफिसेनेरम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सैकेरम ऑफिसेनेरम यहाँ पर ना है, ना से आप नोबेल गन्ना याद रखिए। ना से क्या है आपका? नोबेल गन्ना। तो नोबेल गन्ना किसे कहा जाता है? सैकेरम ऑफिसेनेरम को नोबेल गन्ना कहा जाता है, और या उस ट्रॉपिकल गन्ना भी इसको कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ? तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों न्यू गिनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? न्यू गिनी को इसकी उत्पत्ति माना जाता है। भारत में मुख्य रूप से इसी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। गन्ना मीठा व रसीला होता है, जो चबाने के लिए अच्छा माना जाता है। इससे शर्करा की मात्रा अधिक व रेशा की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। आमतौर पर गन्ना वही ज़्यादा बेहतर होता है जो जिसमें शर्करा की मात्रा ठीक ठाक होती है, और रेशे की मात्रा जो इसमें सैकेरम ऑफिसेनेरम में रेशे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या क्या करना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं इसके अंतर्गत बता दूंगा। नोबेल कैन को टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा विकसित किया गया। नोबेल कैन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा इसको विकास किया गया। इसे शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इसके वैज्ञानिक नाम से आप इसके गुणसूत्र भी याद रख सकते हैं। ऑफिसेनेरम से जैसे कि आप इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? ऑफिसेनेरम, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऑफिसेनेरम, तो आ से क्या हो गया? 80,
आ से क्या हो गया 80, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 80 है। ऐसे आपको याद रखने हैं। तो सैकेरम अफिसिनेरम को नोबेल गैन के नाम से जाना जाता है। इसको ट्रॉपिकल गन्ना भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो न्यू गिनी में इसकी उत्पत्ति हुई और भारत में आमतौर पर इसी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यह अपेक्षाकृत मीठा और रेशे की मात्रा इसमें कम होती है। और नोबेल कैन को टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इसे शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसके अफिसिनेरम के अगर हम गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 80 है दोस्तों। तो अगर इसमें 2n बराबर 80 का तात्पर्य क्या होता है? 2n बराबर 80 का तात्पर्य होता है, अगर आपसे n पूछेगा तो n आपसे अगर पूछेगा तो 80/2 नीचे आ जाएगा तो 40 हो जाएगा। खैर हम आपको याद क्या रखना है, 2n की संख्या इसमें याद रखनी कितनी होती है? तो 80 होती है अफिसिनेरम में। आ से अफिसिनेरम, आ से 80 आपको याद रखना है। अब आइए अगला वर्गीकरण हमारा है सैकेरम बारबेरी। सैकेरम बारबेरी को क्या कहा जाता है? बारबेरी को भारतीय गन्ना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकेरम बारबेरी को भारतीय गन्ना कहा जाता है। यह आमतौर पर पतला होता है, छोटा होता है और मीठा होता है। वहीं अगर हम सैकेरम साइनेंसिस की बात करते हैं, इसे चाइनीज़ गन्ना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे चाइनीज़ गन्ना भी कहा जाता है। यह गन्ना लंबा पतला होता है और पत्तियाँ इसकी क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। पत्तियाँ इसकी अपेक्षाकृत क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। कुछ जंगली प्रजातियों की बात करें तो इसके आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं, सैकेरम स्पोंटेनियम व सैकेरम रोबस्टम। इसके कुछ जंगली प्रजातियों के नाम हैं गन्ने के। तो गन्ने की जंगली प्रजातियाँ कौन कौन सी? सैकेरम स्पोंटेनियम और रोबस्टम, ये इसकी क्या है? जंगली प्रजातियाँ हैं दोस्तों। तो मैं इसका वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो गन्ने के अगर वर्गीकरण की बात करें, सैकेरम अफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस और जंगली प्रजातियों में इसको विभाजित किया जाता है। सैकेरम अफिसिनेरम में गुणसूत्रों की संख्या आमतौर पर 80 होती है। इसे नोबेल कैन के नाम से जाना जाता है और या फिर इसको ट्रॉपिकल गन्ना भी कहते हैं। नोबेल कैन को टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा विकास किया गया था, इसलिए इसको शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह गन्ना मुख्य रूप से भारत में उगाया जाता है। सैकेरम बारबेरी की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गन्ना किसे कहा जाता है, तो भारतीय गन्ना दोस्तों सैकेरम बारबेरी को कहा जाता है। सैकेरम साइनेंसिस को चाइनीज गन्ना कहा जाता है। जंगली प्रजातियों की बात करें तो सैकेरम स्पोंटेनियम व सैकेरम रोबस्टम कुछ जंगली प्रजातियों के नाम हैं। इनको आप सभी लोगों को क्या करना, याद रखना है। अगला हमारा क्लाइमेट की बात करते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या है दोस्तों? गन्ने की फसल में की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी? जो गन्ने की हमारी फसल होती इसमें की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी? अच्छा, गन्ने की सीड रेट की अगर हम बात करें तो जो 3 आंख वाले गन्ने होते हैं उनके लिए अमूमन 35 से 40,000 गन्ने के टुकड़े की आवश्यकता होती है। खैर हमें क्या याद रखना है, अब गन्ने की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात कर लेते हैं। अंधी गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, बांधना, ये सभी क्या है? गन्ने की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। एक एक करके इसको समझते हैं दोस्तों, कौन कौन ये सभी क्या है चीज़ें। तो पहला हमारा क्या है? अंधी गुड़ाई। ब्लाइंड होइंग क्या है? खरपतवार नियंत्रण करने के लिए गन्ना और आलू की किस्मों में आलू की फसल की बुआई के बाद अंकुरित होने से पहले हल से गुड़ाई करना क्या कहलाता है? ब्लाइंड होइंग कहलाता है। आमतौर पर यह पूछा जाता है कि ब्लाइंड होइंग किन किन फसलों में किया जाता है, तो गन्ना और आलू में क्या किया जाता है? खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए ब्लाइंड होइंग की क्रिया अपनाई जाती है। यह कब होती है? तो फसल को क्या होता है, फसल को उसमें जब बो दिया जाता है, किंतु अंकुरित होने से पहले, मान लीजिए बीजों की जब बुआई कर दी जाती है उसमें अंकुरण ना हुआ हो, तब हल से जो गुड़ाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ब्लाइंड होइंग कहा जाता है। और आमतौर पर इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो उदाहरण याद रखिए, गन्ना और आलू की किस्मों में इसको अपनाया जाता है। अर्दिंग अप क्या है? अर्दिंग अप किसे कहा जाता है? तो अर्दिंग अप की क्रिया आमतौर पर दोस्तों जुलाई अगस्त के माह में होती है। यह भी पूछा जाता है कि अर्दिंग अप की क्रिया कब होती है, तो जुलाई अगस्त के माह में संपन्न होती है। खैर जुलाई अगस्त के माह में पौधे के तने के पास मिट्टी को चढ़ा दिया जाता है। यह क्रिया समतल विधि में बोए गए गन्ने को दक्षिण भारत में की जाती है। जब आप अर्दिंग अप का नाम लेंगे तो दा इसमें आता है, दा से क्या हो गया? दक्षिण भारत हो गया। तो अर्दिंग अप की क्रिया कहाँ अपनाई जाती है? दक्षिण भारत में अपनाई जाती है। कब अपनाई जाती है? तो जुलाई अगस्त के माह में अपनाई जाती है। टाइंग किसे कहा जाता है? टाइंग का तात्पर्य क्या है? पत्तियों से 10 से 15 पौधों को आपस में बांधना। टाइंग की क्रिया क्या होती है? टाइंग, टा से टस, 10 से 15 पौधों को आपस में गन्ने की पत्तियों से बांध देना क्या कहला जाता है? टाइंग कहलाता है।
अच्छा, गन्ने में ट्राइंग की क्रिया क्यों अपनाई जाती है? ताकि जो गन्ने के पौधे होते हैं, गन्ने का जो वानस्पतिक भाग होता है वो गिरे ना, ज़मीन पर ना गिरे। इसीलिए गन्ने के पौधों को आपस में 10 से 15 पौधों को गन्ने की पत्तियों की सहायता से क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है, जिससे गन्ने का जो पौधा है तेज़ हवा में या आंधी तूफान में गिरे ना और फसल बर्बाद ना हो। इसलिए टाइंग की क्रिया अपनाई जाती है। ट्रेसिंग किसे कहा जाता है? गन्ने की पत्तियां, फसल अवशेष को जलाना। गन्ने की पत्तियां या फिर जो गन्ने की फसल का जो अवशेष है दोस्तों, उसको अगर जला दिया जाए तो क्या कहा जाता है? उसको ट्रेसिंग कहा जाएगा। उसकी गन्ने के जो अवशेष बचे हैं, जब आपने खेत से फसल की कटाई कर ली तो जो अवशेष बचे या फिर जो गन्ने की पत्तियां, उनको अगर आप जला देंगे तो यह क्रिया ट्रेसिंग कहलाती है। प्रोपिंग का क्या तात्पर्य है? पौधे के तने को सूखी पत्तियों से ढक देना। पौधे के तने को क्या किया जाना? सूखी पत्तियों से ढक देना प्रोपिंग कहलाता है। तो प्रोपिंग की क्रिया का संबंध किससे? गन्ने की फसल से संबंधित है, जिसमें जो पौधे के तने को सूखी पत्तियों से आमतौर पर क्या होता है? ढक दिया जाता है। अगर हम इसके पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, पोटास की मात्रा कितनी है? तो अगर इसके हम एनपीके की दोस्तों बात करते हैं, पोषक तत्वों की बात अगर कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन की अमूमन मात्रा 120 से लेकर के 150 किलोग्राम, वहीं फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि पोटास की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर हम इस तरह लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने में। पोषक तत्व ये हो गया आपका एन। नाइट्रोजन कितना रहेगा? 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन इस्तेमाल की जानी चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से। जबकि फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस को 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना चाहिए। वहीं पोटास को अगर हम बात करते हैं किस हिसाब से दिया जाना चाहिए, तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की फसल में दिया जाना चाहिए। तो एनपीके का अनुपात कितना रहेगा गन्ने की फसल में? 120 से 150, 60, 40, ये आपका दोस्तों अनुपात रहने वाला है एनपीके का। पोषक तत्व में एनपीके का अनुपात कितना रहेगा? 120 अनुपात 60 अनुपात 40, ये गन्ने की फसल का अनुपात है। नाइट्रोजन में आमतौर पर थोड़ी बहुत बढ़त या कह सकते हैं कि घटत हो सकती है। गन्ने की सिंचाई की प्रमुख आमतौर पर 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं उनको समझते हैं ज़रा। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको पीपीटी पर भी आपको बता दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं कि गन्ने की सिंचाई की कौन कौन सी 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो आप ऐसे याद रखिए, गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग। गन्ने की सिंचाई की 4 प्रमुख अवस्थाओं की एक ट्रिक याद रखिए। गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग, जीएफ जीएम हो गया आपका। तो पहले जी से क्या हो गया? जर्मिनेशन फेज हो गया। अगले फेज में एफ से क्या हुआ? फ्रेंड से फॉर्मेटिव फेज हो गया। फिर अगला जो जी आपका है उससे क्या हो गया? ग्रैंड फेज हो गया। और एम से क्या हो गया? मैच्योरिटी फेज हो गया। तो गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग, ये आपको याद रखना है। गन्ने की सिंचाई की प्रमुख 4 अवस्थाएं, ये ट्रिक मैंने बनाई थी ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, और आप याद कर पाएँ। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछा जाता है ना, तो जीएफ जीएम याद रखेंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। जब आपके सामने एग्जाम्पल होगा, जब आपके सामने प्रश्न होगा, तो आप विकल्प के आधार पर चीज़ों को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो खैर आइए बात करते हैं अपने मुद्दे पर। गन्ने की सिंचाई की 4 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी जर्मिनेशन फेज, अगली हो गई आपकी फॉर्मेटिव फेज, अगला हो गया आपका ग्रैंड फेज, वहीं अंतिम आपका हुआ मैच्योरिटी फेज। तो वैसे फॉर्मेटिव स्टेज जो होती है, फॉर्मेटिव फेज होती है, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है गन्ने की सिंचाई की प्रमुख अवस्थाओं में। जर्मिनेशन फेज आपका कितना दिनों का रहता है? तो 0 से जब आप फसल की बुआई करते हैं तब से लेकर के 60 दिनों तक जर्मिनेशन फेज रहता है। वहीं जो फॉर्मेटिव फेज होता है 60 से लेकर के 130 दिनों तक का रहता है। अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है इसमें। यह गन्ने की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फॉर्मेटिव क्रांतिक अवस्था है। अन्य की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में महत्वपूर्ण यही अवस्था होती है। ग्रैंड फेज की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर 130 से 250 दिन, और मैच्योरिटी फेज जो आपकी होती है 250 से 350 दिनों के आसपास की होती है। तो इसको याद कैसे रखना है? गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग, ये आपकी ट्रिक है। जीएफ जीएम, ये इसको ऐसे याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा।
गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग। अब समझते हैं अंकुरण अवस्था, जो आपकी जर्मिनेशन फेज है 0 से 60 दिन तक रहती है। फार्मेटिव स्टेज 60 से 130 दिनों तक रहती है। इस समय अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह मुख्य क्रांतिक अवस्था है। क्या, यह आमतौर पर मेन क्रांतिक स्टेज मानी जाती है सिंचाई करने की। वहीं ग्रैंड फेज की अगर हम बात करें, बुआई से अमूमन 130 से 250 दिन तक रहती है, जबकि मेच्योरिटी फेज कितनी रहती है, 250 से 350 रहती है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सिंचाई, ट्रिक आपको बता ही दी कौन सी रहेगी। तो GFGM ये शॉर्ट फॉर्म है, आपको याद रखना है। अब जी का तात्पर्य जर्मिनेशन फेज, जो कि आपका कब से कब तक रहेगा, 0 से 60 दिन तक रहेगा। और फॉर्मेटिव फेज 60 से 130 दिनों के आसपास रहेगा। वहीं जो आपका ग्रैंड फेज है वो 130 से लेकर के 250 दिन, 130 से 250 दिन। और जो आपका मेच्योरिटी फेज है 250 से 350 दिन। ये हो गए आपके। तो GFGM इनको ऐसे याद रखना है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गन्ने में परिपक्वता जो परीक्षण है, मेच्योरिटी टेस्ट है, इसको लेकर के कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उनको समझते हैं। ज़रा पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में आपको PDF पे बताते हैं। पहली तो हमारी ब्रिक्स रीडिंग हो गई आपकी, फिर अगला हमारा ब्रिक्स अनुपात हो गया और फैलिंग टेस्ट हो गया। तो पहले ब्रिक्स रीडिंग के बारे में आपको बताता हूँ। ब्रिक्स रीडिंग में TSS की मात्रा दोस्तों मापी जाती है, और आमतौर पर जो हैंड रेफ्रोमीटर रीडिंग होती वो 16 से लेकर के 18 डिग्री परिपक्वता का सूचक होता है। अगला हमारा ब्रिक्स अनुपात होता है, जिसमें कटाई जो होती है 0.9 से लेकर के 1 ब्रिक्स अनुपात पर रहनी चाहिए ब्रिक्स अनुपात के अंतर्गत। फाइलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये आमतौर पर जो फाइलिंग टेस्ट होता है दोस्तों, ये परिपक्वता का एक परीक्षण होता है। ग्लाइसोफेन जो होता है, गन्ने को शीघ्र परिपक्वता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइसोफेन का। और आमतौर पर गन्ने की जो दोस्तों जब गन्ने की कटाई कब करनी चाहिए, जब तना जो गन्ने का जो तना होता है उससे अगर मेटालिक आपको आवाज़ आए, अर्थात धात्विक आवाज़ आए, तब क्या किया जाना चाहिए, तब आप गन्ने की फसल की कटाई करेंगे। आइए समझते हैं गन्ने में परिपक्वता परीक्षण को लेकर के क्या क्या चीज़ें जरूरी। जैसे कि पहला हमारा है ब्रिक्स रीडिंग। तो इसमें जो कुल घुलनशील ठोस की मात्रा मापी जाती है। इसमें क्या मापा जाता है, कुल ठोस TSS मापा जाता है। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर रीडिंग कितना होता है, 16 से 18 डिग्री परिपक्वता का सूचक होता है। जो ब्रिक्स अनुपात होता है 0.9 से लेकर के 1 ब्रिक्स अनुपात रहना चाहिए आमतौर पर, ठीक है। फाइलिंग टेस्ट दोस्तों क्या है, फाइलिंग टेस्ट में क्या होता है, परिपक्वता के लिए ग्लूकोज रीडिंग 0.5% परिपक्वता का सूचक है। कितना, परिपक्वता के लिए ग्लूकोज जो रीडिंग है वो आमतौर पर ये यहाँ पर एक निशान लगेगा दोस्तों, परिपक्वता का सूचक है। ग्लाइसोफेन, जिसे हम सभी लोग पोलेरिस भी कहते हैं, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ना पकते समय शीघ्र परिपक्वता के लिए प्रयोग करें। तो शीघ्र परिपक्वता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है गन्ने की फसल में, आमतौर पर ग्लाइफोसेन का प्रयोग किया जाता है। ग्लाइसोफेन नहीं, ग्लाइफोसेन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इथेफोन का कम मात्रा में छिड़काव भी जल्दी पकावित किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि गन्ने की जो फसल है वह अतिशीघ्र परिपक्व हो, तो उसके लिए आप सभी लोग ग्लाइफोसेन या फिर इथेफोन का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने की कटाई कब की जानी चाहिए, जब धात्विक आवाज़ आने पर गन्ने की कटाई करी जानी चाहिए। ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला हमारा बिंदु क्या है उस पर बात करते हैं। अगली हमारी गन्ने के कुछ सह उत्पादों को जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है उनको समझते हैं। पहला हमारा बेगासेस है, मोलासेस है। तो इसको समझते हैं कि क्या है। बेगासेस दोस्तों आमतौर पर गन्ने का जूस निकालने के बाद जो चीज़ें बचती हैं, जो गन्ने का कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल बचता है, वो क्या कहलाता है,
बेकासेस कहलाता है। गन्ने का जूस निकालने के बाद जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बचा हुआ अवशेष है वो बेकासेस कहलाता है। उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं और कागज़ बनाने के रूप में भी, कागज़ बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोलेसेस क्या है? तो मोलेसेस में जूस का, जो गन्ने के जूस का जो उत्पाद होता है, अल्कोहल बनाने के लिए या फिर क्षारीय भूमि के सुधार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेगासेज क्या होता है? तो गन्ने के जूस निकाल लेने के बाद बचा तने का अवशेष जो ईंधन के रूप में जलाने व कागज़ बनाने के काम आता है। मोलासेस दोस्तों क्या है? तो गन्ने के जूस का उत्पाद जो अल्कोहल बनाने या फिर क्षारीय भूमि के सुधार हेतु उपयुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है। मोलासेस का इस्तेमाल किसके लिए किया? मोलासेस का इस्तेमाल क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। अब हम सभी लोग गन्ने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। भारत में शर्करा के मुख्य स्रोत के रूप में गन्ने की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। शर्करा के अतिरिक्त सीरा भी प्राप्त होता है। गन्ने से क्या होता है? सीरा भी प्राप्त होता है। गन्ने की खोए से भी बहुत सी वस्तुएं जैसे कार्ड बोर्ड कागज़ आदि बनाया जाता है। अभी हमने आपको बताया। गन्ने का अंगाला पशुओं का पौष्टिक चारे के रूप में काम आता है। जो अंगाला पशु होते हैं, गन्ने का जो अंगाला पशुओं का पौष्टिक चारे के रूप में कार्य करता है। जो गन्ने का दोस्तों अंगाला होता है वह पशुओं के पौष्टिक चारे के रूप में कार्य करता है। कपड़ा उद्योग के बाद भारत में शक्कर उद्योग का दूसरा स्थान है। आमतौर पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि कपड़ा उद्योग के बाद भारत में जो शक्कर का उद्योग है वह दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है, जो अपने आप में भी काफ़ी उल्लेखनीय। आमतौर पर कुल राष्ट्रीय आय का 23 से 28% का भाग इससे प्राप्त होता है। भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। चीनी मिलों की संख्या कहाँ सबसे अधिक है? तो भारत में चीनी मिलों की सबसे ज़्यादा संख्या अधिक है। किंतु अगर उत्पादन की हम बात करें, उत्पादन में ब्राज़ील सबसे अग्रणी देश है, उसके बाद भारत का स्थान है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में। शराब तैयार करने के लिए कारखाने गन्ने पर निर्भर रहते हैं। भारत में गन्ने की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है, इसलिए गन्ने की उत्पत्ति भारतवर्ष को माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको दोस्तों भारतवर्ष माना जाएगा और कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा जो न्यू गिनी लिखा मिलेगा। तो आपको चीज़ें याद करना है। ये देखिए, ये अलग अलग दोस्तों इनके वर्गीकरण के अलग अलग उत्पत्ति के आधार पर चीज़ें कही गई। देखिए इसका जो सैकेरम ऑफिसिनेरम है, इसका न्यूगिनी माना जाता है, इसका उद्गम माना जाता है। सैकेरम बारबेरी को भारतीय गन्ना कहा जाता है। सैकेरम साइनेंसिस को चाइनीज़ गन्ना कहा जाता है। तो वही है, आपको चीज़ें याद रखनी। अगर वर्गीकरण के आधार पर पूछा जाएगा तो आप वर्गीकरण के आधार पर बताएंगे, ठीक है। खैर आते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो भारत में गन्ने की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है, इसलिए गन्ने की उत्पत्ति भारतवर्ष को माना जाता है। और इसका वर्गीकरण के आधार पर आपको बोटैनिकल नेम भी याद रखने। भारत में गन्ने की खेती ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से होती आ रही है। जो भारत में गन्ने की खेती का जो समय काल है 1000 वर्ष पूर्व से ही मानी जाती है। मोटा गन्ना, जो आपका मोटा गन्ना है, इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष में मानी जाती है। मोटे गन्ना जो आकार में अपेक्षाकृत बहुत अधिक मोटा होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? भारतवर्ष को माना जाता है। गन्ने की खेती विश्व के लगभग 70% उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में करी जाती है। गन्ने की खेती विश्व के आमतौर पर 70% उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में करी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रथम 5 गन्ना उत्पादक देश भारत, ब्राज़ील, क्यूबा, पाकिस्तान तथा चीन है। यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रथम 5 गन्ना उत्पादक देश भारत हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया, क्यूबा, पाकिस्तान तथा चीन है। इनको याद रखना है आप लोगों को।
भारत के प्रत्येक राज्य में गन्ना की खेती आमतौर पर होती है, परंतु 70% से अधिक जो क्षेत्रफल है उत्तरी भारत में, और गन्ने का लगभग 50% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। तो अभी हालिया रिपोर्टों के आधार पर भी अभी अगर आप बजट पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें भी गन्ने के उत्पादन को लेकर के कुछ बातें सामने आई हैं। उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आमतौर पर 50% से अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रथम 5 गन्ना उत्पादक देश भारत, ब्राज़ील, क्यूबा, पाकिस्तान है। और भारत के प्रत्येक राज्य में आमतौर पर गन्ने की खेती होती है, किंतु 70% से अधिक क्षेत्रफल उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत का तात्पर्य क्या है आपसे, यहाँ पर जैसे आप देख लें, ये भारत का नक्शा है दोस्तों। तो जो ये वाला इलाका है आपका उत्तरी इलाका, इसकी बात की जा रही है। यही कह रहा है कि आमतौर पर 70% से अधिक क्षेत्रफल उत्तरी भारत में है। गन्ने के लिए सर्वोत्तम जलवायु भारत के दक्षिण भाग में। गन्ने के लिए सर्वोत्तम जो जलवायु है कहाँ है, तो भारत के दोस्तों दक्षिणी भाग में। गन्ने के लिए सर्वोत्तम जलवायु भारत के किस क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग आपका कौन सा हो गया, ये वाला इलाका आपका भारत का, ये दक्षिणी इलाका हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है और ये बिंदु भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल उत्तरी भारत में अधिक माना जाता है। जो गन्ने का क्षेत्रफल है उत्तरी भारत में अधिक माना जाता है। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का करीब 25.87% व उत्पादन का 22.61% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती आमतौर पर मेरठ, गोरखपुर, रुहेलखंड मंडलों में गन्ने की खेती काफ़ी व्यापक स्तर पर करी जाती है। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक राज्य हैं। किंतु आपको याद क्या रखना है इसमें, भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, ये याद रखना है। गन्ना उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा गुजरात राज्य शामिल हैं। गन्ना उष्णकटिबंधीय देशों का पौधा है। इसी प्रकार के जलवायु में खेती की जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ना दोस्तों आमतौर पर किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित है। गन्ना की अच्छी पैदावार के लिए अधिक तापमान होना चाहिए, साधारण आर्द्रता होनी चाहिए और चमकीली धूप होनी चाहिए। मेजलू किसके द्वारा, मेजलूस डोर्फ ने गन्ने की जलवायु संबंधित निम्नलिखित आवश्यकताएं बताई। कौन कौन सी आवश्यकताएं बताई, तो वृद्धि के समय लंबी अवधि तक गर्म नम मौसम, अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती, तूफान तथा ठंडी हवा का चलना वृद्धि एवं उपज को कम करता है। पकने के समय मौसम शुष्क, ठंडा, पाले रहित होना चाहिए। इस मौसम में चमकीली धूप आवश्यक है। गन्ने को प्राकृतिक संकरण द्वारा कोयम्बटूर में बार्बर एवं वेंकटरमन ने नोबेल गन्ने का संकरण से सैकेरम बारबेरी, सैकेरम स्पोंटेनियम, सैकेरम रोबस्टम आदि से संकलन करके निकाला गया है। ये ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। इसको अगर एग्जामिनर थोड़ा पेपर को कठिन बनाना चाहेगा तो इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। गन्ने को प्राकृतिक संकरण द्वारा कोयम्बटूर में बारबरम एवं वेंकटरमन ने नोबेल गन्ने का संकरण सैकेरम बारबेरी, सैकेरम स्पोंटेनियम, सैकेरम रोबस्टम आदि से संकलन करके निकाला है। संकरणों से उन्होंने अधिक उपज, अधिक शर्करा वाली रोग एवं कीटरोधी किस्मों का विकास किया जो भारतीय जलवायु में पूर्ण रूप से अनुकूलित है। भारत में उगाई जाने वाली गन्ने की सभी संतुलित किस्में नोबेलकृत हैं। क्या है, नोबेलकृत हैं। भारत में पाया जाने वाला गन्ना सैकेरम बारबेरी स्पीसीज का होता है। तो अभी हमने बताया था आपको पूर्व में ही सैकेरम बारबेरी, सैकेरम बारबेरी को क्या कहा जाता है, सैकेरम बारबेरी को दोस्तों भारतीय गन्ना भी कहा जाता है। यह रोग एवं कीटरोधी, भारतीय जलवायु में अनुकूलित होता है, लेकिन शर्करा की मात्रा कम पाई जाती है। आमतौर पर इसमें शर्करा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। गन्ना दोस्तों किस कुल से संबंधित है, तो गन्ना आमतौर पर घास कुल से संबंधित है। किससे संबंधित है, घास कुल से संबंधित है। इसका वंश कौन सा है, सैकेरम इसका वंश है। इस वंश में आमतौर पर 5 जातियाँ हैं। कौन कौन सी, अफिसिनेरम है, स्पोंटेनियम है, बारबेरी, साइनेंस है और रोबस्टम है।
अभी हमने आपको वर्गीकरण आरंभ में ही पढ़ा था, तो उसमें बताया था कौन कौन सी जंगली प्रजाति हैं, किसे भारतीय गन्ना कहा जाता है। तो बारबरी को क्या कहा जाता है? भारतीय गन्ना कहा जाता है। बारबरी क्या है? भारतीय गन्ना है। साइनेंसिस क्या है? साइनेंसिस को दोस्तों चाइनीज गन्ना कहा जाता है। साइनेंसिस को क्या कहा जाता है? चाइनीज गन्ना कहा जाता है। अभी हमने आपको आरंभ में ही वर्गीकरण बताया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, सैगरम ऑफिसिनेरम जो है उसको नोबेल कैन कहा जाता है, और सैगरम बारबेरी को क्या कहा जाता है? भारतीय गन्ना कहा जाता है। सैगरम साइनेंसिस को क्या कहा जाता है? चाइनीज गन्ना कहा जाता है। जबकि जो आपकी स्पॉन्टेनियम व रोबस्टम है वो क्या है? जंगली प्रजाति हैं। वही यहाँ पर बिंदुवार रूप से दिया गया है, वही आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदुवार रूप से दिया गया है दोस्तों। तो खैर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है। तो गन्ना किस कुल से संबंधित है? घास कुल से संबंधित है। इसकी फैमिली क्या है? ग्रैमिनी से कहा जाता है। ग्रैमिनी को दोस्तों घास कुल भी कहा जाता है। तो इस गन्ने की जो फैमिली ग्रैमिनी है और इसका वंश जो है सैकेरम है। आमतौर पर इस वंश में 5 जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑफिसिनेरम, स्पॉन्टेनियम, बारबेरी, साइनेंसिस, रोबस्टम। जिसमें बारबेरी को भारतीय गन्ना कहा जाता है, साइनेंस को चाइनीज गन्ना कहा जाता है, और ऑफिसिनेरम को नोबेल गन्ना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नोबेल गन्ना कहा जाता है। स्पॉन्टेनियम, रोबस्टम ये क्या है? कुछ जंगली प्रजातियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा और वंश है मगर इसे चीनी नहीं बनती। आमतौर पर कुछ इसके अतिरिक्त वंश भी हैं लेकिन उनसे चीनी नहीं बनती, जैसे कि एरियंथस, स्कैलरोटिकिया, नोरेगा। ये क्या है? ये गन्ने से संबंधित कुछ अतिरिक्त वंश हैं, किंतु इससे क्या होती? चीनी नहीं बनती। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये सभी तो सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, पर आपको क्या पढ़ना है? जो किसी ने ना पढ़ा हो। जैसे कि अब क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गन्ने की प्रजाति है या वन से संबंधित है, गन्ने से संबंधित है, जिससे क्या होता है? चीनी नहीं बनती। तो एरियंथस, बाकी आपके 3 उसको दे दिए गए, ऑफिसिनेरम दे दिया गया, रोबस्टम दे दिया गया, साइनेंसिस दे दिया गया, और उसके साथ एक आपको विकल्प दे दिया गया एरियंथस। तो गन्ने की कौन सी ऐसी कौन से वन से संबंधित है जो जिनसे चीनी नहीं बनती? तो आपका पहला क्या हो गया? ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरियंथस हो गया जिससे चीनी नहीं बनती, स्कैलरोट्रोकिया हो गया, और नारेगा हो गया। इनसे क्या होता है? इनसे चीनी नहीं बनती। और ये संबंधित किससे? तो गन्ने के वन से ही संबंधित है। जिसमें से सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबेरी, सैकेरम साइनेंसिस जातियों की तो क्या की जाती है? खेती की जाती है। जबकि दूसरे कुल के पौधों का प्रयोग प्रजनन के लिए किया जाता है। जो दूसरे कुल के पौधे हैं उनके लिए उनका इस्तेमाल प्रजनन के लिए आमतौर पर किया जाता है। सैकेरम वंश इतना विषम युग्मी है, इसमें एक गुण वाला पौधा पाना कठिन है। गुणसूत्रों की संख्या वंश के सदस्यों में भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर अलग अलग गुणसूत्रों की बात की गई। मैंने पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि ऑफिसिनेरम को लेकर के पूछे जाते प्रश्न, तो उनको बता दिया था। अब अगर ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि ऑफिसिनेरम जात का गन्ना जो आमतौर पर क्या होता है? मोटा होता है। और इसके गुणसूत्रों को याद कैसे रखना? ऑफिसिनेरम के गुणसूत्र 80 होते हैं। बारबेरी गन्ने को भारतीय गन्ना कहा जाता है, जो कि पतला गन्ना होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बारबेरी 12 से 82। तो 2n बराबर कितना होता है? 82 होता है। 2n बराबर कितना होता है? 82 हो गया। साइनम 2n बराबर 124 दोस्तों, तथा स्पॉन्टेनियम में जो 2n कितना होता है? 2n बराबर 54 होता है, 56.60। तो बारबेरी में कितने होते हैं? 82 होते हैं। साइनम में 2n बराबर 124, स्पॉन्टेनियम में 2n बराबर 54, 56.60। ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या है। अलग अलग प्रजाति के अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन सब वंशों में अंतर जातीय संकरण तथा अंतर्वंशीय संकरण संभव। स्पॉन्टेनियम तथा ऑफिसिनेरम के संकरण में विभिन्न गुण वाले पौधे मिलते हैं। तो ये गुणसूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ऑफिसिनेरम में 80 गुणसूत्र होते हैं, बारबेरी में 82 गुणसूत्र होते हैं, साइनम में 124, स्पॉन्टेनियम में 54, 56.60। ये आपकी गुणसूत्रों की संख्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
जब गन्ने का टुकड़ा बोया जाता है तो प्राथमिक जड़ें निकलती हैं। जब गन्ने के टुकड़ों को क्या किया जाता है, गन्ने के टुकड़ों को आमतौर पर बोया जाता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उससे प्राथमिक जड़ें निकलती हैं। वह प्राथमिक जड़ें सिट्रोट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिट्रोस्ट कहलाती हैं। जब गन्ने के टुकड़े को बोया जाता है तो उससे जो प्राथमिक जड़ें निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है, सिट्रोट्स कहा जाता है। कुछ दिनों बाद द्वितीयक जड़ निकलती है। गन्ने के तने पर आँख जिनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। गन्ने के टुकड़ों पर जो आँख पाई जाती है तो उससे क्या होता है, अलैंगिक जनन में मदद मिलती है। गन्ने के तने में लाल रंग का एक वर्णक भी पाया जाता है। गन्ने के तने में लाल रंग का एक वर्णक भी पाया जाता है। गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? गन्ने के तने का जो ऊपरी भाग होता है उसे वर्धन शिखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्धन शिखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्धन शिखा कहा जाता है। जो जातियां शीर्ष बंधन कीटों की प्रतिरोधी होती हैं उसके कारण मध्य सिरा जो होता है आमतौर पर कठोर होता है। गन्ने के पुष्पगुच्छ निकलने को क्या कहा जाता है? एरोइंग कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो या फिर ओपन पेनिकल कहा जाता है। गन्ने के पुष्पक्रम में पुष्पगुच्छ निकलने को क्या कहा जाता है दोस्तों? एरोइंग कहा जाता है। आमतौर पर गन्ने के पुष्पक्रम को एरो या फिर ओपन पेनिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है गन्ने पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है तो एरो या फिर ओपन पेनिकल कहा जाता है। और पुष्पगुच्छ निकलने को क्या कहा जाता है? एरोइंग कहा जाता है। ये एक बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखना है। यह एक परिपक्वता का प्रतीक होता है। जब यह पुष्पक्रम गन्ना में निकले तो समझ जाना चाहिए कि गन्ने कटाई योग्य हो गया है। जब यह पुष्पक्रम हमें गन्ने की फसल में देखने को मिले तब हमें इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारी जो फसल है कटने के लिए तैयार है। खैर, गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्धन शिखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने के बीज को कैरियोप्सिस कहा जाता है। गन्ना का जो बीज होता है आमतौर पर बहुत छोटा होता है। उसके ऊपर वर्गाकार होता है जिससे अध्यावरण, एल्यूरोन परत, भ्रूणपोष तथा भ्रूण दिखाई देते हैं। भ्रूण और भ्रूणपोष स्कैटुलम द्वारा अलग अलग रहते हैं। जो गन्ने में भ्रूण और भ्रूणपोष होते हैं किसके द्वारा अलग अलग रहते हैं? स्कैटुलम के माध्यम से अलग अलग रहते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्कैटुलम से डायस्टस नामक एंजाइम निकलता है। स्कैटुलम से क्या निकलता है? डायस्टस नामक एंजाइम निकलता है जो अंकुरण और प्रारंभिक बढ़वार के समय संचित खाद्य को घोलकर पौधे को उपलब्ध कराता है। तो गन्ने की फसल में भ्रूण और भ्रूणपोष को स्कैटुलम अलग रखता है और स्कैटुलम से डायस्टस नामक एंजाइम निकलता है जो आमतौर पर क्या करता है? अंकुरण और प्रारंभिक बढ़वार के समय सिंचित खाद्य को घोल करके पौधों को उपलब्ध कराता है। गन्ना आमतौर पर 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच अच्छी तरह से पनपता है। इसके लिए गन्ने की फसल के लिए तापमान कितना होना चाहिए? कहीं कहीं पर आपको 28 से 32 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तथा 35 सेंटीग्रेड के ऊपर बढ़वार घटने लगती है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जड़ें अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। इस तापमान पर जड़ें पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो जड़ें होती हैं पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकती। तो आमतौर पर इसके लिए जो टेम्परेचर होता है 28 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। अगर प्राकृतिक प्रकाश जो है उसको अगर आधा कर दिया जाता है तो जो उपज होती है गन्ने की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अंकुरण के लिए आदर्श तापमान 33 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो गन्ने की फसल है उसको जर्मिनेट करने के लिए जो उसके लिए आदर्श टेम्परेचर है कितना होना चाहिए? 33 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जब तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तब अंकुरण कम होता है। गन्ने में जब गांठ बनने का समय हो तो आमतौर पर 23 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी है। जब गन्ने में गांठें बनने का समय हो तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। तो अगर इसके टेम्परेचर की बात करें, गन्ना आमतौर पर 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। 5 डिग्री सेल्सियस से अगर कम तापमान है, 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जड़ें जो होती हैं अपना कार्य करना बंद कर देती हैं और इस टेम्परेचर पर क्या होता है?
जड़ें जो पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती। तो अंकुरण के लिए आदर्श तापमान, जो गन्ने की फसल है उसके अंकुरण करने के लिए आदर्श तापमान 33 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक ठाक माना जाता है। और गांठ बनने के समय तापमान कितना होना चाहिए? गांठें बनने के समय 23 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसमें सही माना जाता है। और गन्ने के लिए जो भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। चिकनी तथा बलुई मृदा में भी आमतौर पर बोया जा सकता है। मृदा में जल निकास की उचित प्रबंधन होना चाहिए। जो मृदा का पीएच मान है गन्ने को लेकर के 6.1 से लेकर के 7.7 के बीच होना चाहिए। अम्लीय मृदा में गन्ने के लिए जो अम्लीय मृदा है हानिकारक होती है। तो गन्ने के लिए दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है और इसका पीएच मान आमतौर पर 6.1 से लेकर के 7.7 के बीच में होना चाहिए। और अम्लीय मृदा गन्ने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। मिलते हैं हम सभी लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।